अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपके साथ ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग के फाइनल टर्म के प्रिपरेशन के लिए 50+ MCQs आपके साथ शेयर करूँगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs है वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये पार्ट 1 है फाइल का। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ सेकेंड पार्ट डिस्कस करना होंगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, राइटर यूजुअली अनाउंस द डैश ऑफ देयर इंस्ट्रक्शंस इन द फर्स्ट सेंटेंस। कहते हैं कि जो पहला सेंटेंस होता है राइटर उसमें अपने जो अनाउंस कर रहा होता है उसमें सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टर्म इज यूज फॉर सेंटेंस मिसिंग अ सब्जेक्ट a verb or both but even then it is punctuated as if it were a complete sentence। कहते हैं कि अगर आपका सेंटेंस है उसमें आपका सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब दोनों अगर ना हो तो आपका फिर भी वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो इसमें सेंटेंस फ्रेगमेंट होती है, यूज़ हो रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टर्म इज यूज फॉर द सेंटेंस नेवर लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विच जस्ट कॉमा दिस इज नोन एज कॉमा स्प्लाइस एरर। तो कहते हैं कि ये वो कौन सा सेंटेंस होता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में नहीं ज्वाइन कर रहा होता, तो कॉमा स्प्लाइस एरर भी आ जाता है इसमें। तो ये कॉमा स्प्लाइस ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, use narration to establish series of dash that tells reader what happened। कहते हैं कि वो कौन सी नरेशन होती है, मतलब वो कौन सा बयान होता है जिसमें एक सीरीज ऑफ एस्टेब्लिश होती है जो रीडर को बता रही होती है जब वो पढ़ रहा होता है कोई भी बुक्स, तो क्या नेक्स्ट होने वाला है, तो इवेंट्स वहाँ पे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ऑर्डर टू इंश्योर डैश क्लोजली लिंक द प्रोनाउंस टू देयर एंसिडेंट प्रोनाउन रेफरेंस। तो ये क्लियरिटी होती है जो क्लोजली लिंक कर रही होती है प्रोनाउंस को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टर्म इज यूज फॉर मॉडिफायर्स हुज कनेक्शन टू द सेंटेंस इज एम्प्लाइड और इंटेंडेड बट नॉट एक्चुअली मेड एक्सप्लिसिटली। तो कहते हैं कि वो कौन सी मॉडिफायर, मतलब आप उसकी चेंजिंग होती है जो कनेक्ट कर रही होती है आपके सेंटेंस को, तो इसमें से बट नॉट एक्चुअली एक्सप्लिसिटली, लेकिन वो वाज़ेह तौर पर नहीं होती, तो ये डेंगलिंग होती है मॉडिफायर, जिसे कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर्स होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टर्म इज यूज फॉर शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट दे मॉडिफाई। कहते हैं कि वो कौन सी आप लोग प्लेस यूज़ कर रहे होते हैं जो क्लोजली पॉसिबल होती है कि आप वर्ड और फ्रेज को चेंज कर सकते हैं, तो एडवर्ड मॉडिफायर्स होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टर्म इज यूज फॉर शुड बी प्लेस्ड इधर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। कहते हैं कि वो कौन सी प्लेस होती है जहाँ पे आप पहले और बाद में नाउन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मॉडिफायर्स ऑफ नाउन्स होता है उसका भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टर्म इज यूज फॉर यूज ओनली वन नेगेटिव वर्ड टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव आइडिया। कहते हैं कि आपने ऐसी वो कौन सी टर्म है जिसमें आपने बस एक नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना होता है जिससे आपको वो पूरा आइडिया ही नेगेटिव हो जाता है। इन इंग्लिश यूजिंग टू नेगेटिव वर्ड टू एक्सप्रेस वन नेगेटिव आइडिया क्रिएट अ पॉजिटिव रेदर देन नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। कहते हैं कि अगर तो आपने दो वर्ड यूज़ किए हैं नेगेटिव आइडिया को, ख्याल को एक्सप्रेस करने के लिए, इजहार करने के लिए, तो वो मे बी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी, तो डबल नेगेटिव आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, which term is used for comparing one item with another can be very powerful way to describe an object or process। See the discussion of comparison and contrast। कि देखो कौन सी टर्म है जिसमें आप लोगों ने कंपेयर करना होता है, मुआवजा करना होता है एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ, ताकि कौन सा ज़्यादा पावरफुल डिस्क्राइब कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए आप फॉल्टी कंपेरिजन कर रहे होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, which term is used for when you construct a comparison you must make the two items being compared parallel in structure। कहते हैं कि वो कौन सा आप टर्म यूज़ करते हैं जिसमें आपने कंस्ट्रक्ट करना होता है, इनका मुआवजा करना होता है ताकि दो आइटम कंपेयर हो सके पैरेलली उनका स्ट्रक्चर बना के, तो नॉन पैरेलल कंपैरिजन आप इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, this term is used for incomplete comparison should be avoided to ensure clarity
इन योर राइटिंग। कहते हैं कि वो आप ऐसा कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसमें नामुकम्मल होती है आपका मुआवजा, और इसको आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपको इस चीज़ का यकीन हो कि उसमें जो भी आपने लिखा है वो क्लियरिटी हो। टू बी कंप्लीट अ कंपेरिजन मस्ट इंक्लूड बोथ द आइटम बीइंग कंपेयर्ड एंड द आइटम इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद। तो कहते हैं कि इसमें आपने क्या करना होता है, कंप्लीट कंपैरिजन, उसमें मुकम्मल तौर पर अगर उसको मुआवजा करना चाह रहे हैं तो उस आइटम्स को आपने कंपेयर करना है दूसरे आइटम के साथ, ये इनकम्प्लीट कंपैरिजन होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द ऑप्शनल पार्ट ऑफ एनालाइज रिपोर्ट। एनालाइज जो जिसमें आप मुआवजा तजज़िया कर रहे होते हैं उस रिपोर्ट में कौन सा ऑप्शनल पार्ट होता है, तो रिकमेंडेशन जो आपने दी होती है वो ऑप्शनल पार्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है Hopping to gamer favor me. My parents were sadly unimpressed with the gift। कहते कि आपने गेमर ऑफर को यूज़ करना है जिसमें आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब उदास हैं, अनइम्प्रेस्ड हैं, जो आप उसको उनको गिफ्ट दे रही हैं। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैनिंग मॉडिफाइड है ये वाली एग्जाम्पल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोग्रामर which it is an example of type of sentence subject verb sentence। तो कहते हैं कि वो प्रोग्रामर्स के लिए क्या ज़्यादा इंक्वेट होता है, मुनासिब होता है कि वो एग्जाम्पल को यूज़ करे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट और भी यूज़ करें, मीन सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 16 है इन एडिशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये ट्रांजिशन वर्ड होते हैं जो एडिशंस होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। इनमें से देखने के क्वेश्चन जो है वो करेक्टली पंक्चुएट है, इसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं। इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज आपको आ रहे होते हैं। इसमें है द सीईओ वाज नॉट ऑप्टिमिस्टिक प्रॉफिट आर डाउन 18% फ्रॉम लास्ट ईयर। तो ये इसका कंफर्म पंक्चुएशन की हुई है, इसको यहाँ पर इन्वर्टेड कोर्स में यहाँ पर क्लोज किया हुआ है क्योंकि ये उसको प्रॉफिट और लास्ट ईयर में वो उसने कंफर्म किया 80%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है is a paragraph writing technique which attempt to show how events are influenced by or caused by others। कहते हैं कि आपने एक पैराग्राफ राइट डाउन किया, उसमें कौन सी टेक्निक्स आपको यूज़ करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ताकि आप इवेंट्स जो उसमें वाक़यात वगैरह होते हैं उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकें, लोग उसको फोकस करवा सकें, और कॉज बाय अदर्स तो कॉजेज एंड इफेक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है द रिपोर्ट डिज़ाइन शुड बी इनफ टू मीट अ वैरायटी ऑफ राइटर पर्पस एंड ऑडियंस नीड्स। कहते हैं कि जो आप अपनी रिपोर्ट को डिज़ाइन करना होता है वो ये इसके लिए काफ़ी होती है कि आपने जो भी उसमें वैरायटी डाली है वो राइटर के जो मकसद था ऑडियंस की नीड्स थी, मीन के जो राइटर उसमें लिखना चाहते थे कि जैसे वो उनकी ऑडियंस पढ़ना चाह रही है वैसे उन्होंने लिखा होगा, तो ये इनफ होता है, तो ये फ्लेक्सिबल होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है द राइटर अटेम्प्ट टू सोल्व अ प्रॉब्लम बाय इवेल्युएटिंग ऑप्शंस एंड सजेस्टिंग सोल्यूशन इन। तो कहते हैं कि वो कौन सी कोशिश होती है राइटर की कि वो जिसमें जो मसले होते हैं उनको सॉल्व कर रहे होते हैं और उनका इवेल्यूशन कर इवेल्यूएट कर रहे होते हैं ताकि जो भी सोल्यूशन है उसको सजेशन तजवीज़ दी जा सके, तो ये एनालाइज रिपोर्ट भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है फॉर मैनी टास्क विजुअलाइज एड्स आर मच देन प्रोज फॉर रीडर टू यूज़। कहते हैं कि वो ऐसी कौन सी बहुत ज़्यादा टास्क है जिसको विजुअलाइज ऐड डाला जा रहा होता है, मतलब थोड़ा सा उसको तस्वीरी खाका वगैरह यूज़ किया जा रहा होता है ताकि रीडर्स के लिए ज़्यादा मतलब असरकुन हो उसके लिए, तो ये ईजियर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है इस कंडेंसेशंस ऑफ एंटायर रिपोर्ट फोकसिंग ऑन द मेन इश्यूज व्हाट वाज डन। कहते हैं ऐसी कौन सी एंटायर रिपोर्ट होती है जो फोकस करवा रही होती है जो कि उसका मेन इशू होता है, व्हाट वाज फाउंड आउट एंड इट इज सिग्निफिकेंस, मतलब उसमें क्या आप तलाश करना चाह रहे हैं रिपोर्ट के अंदर और क्या उस अहम है, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है विच सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें से बताना कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी आएगा और यहाँ पर कॉमा देन इट्स अ होल
न्यू वर्ड आउट देयर, तो ये वाला इसकी जो कंजूजन की है वो करेक्ट सेंटेंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, रूल्स फॉर विजुअलाइज एड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कहते हैं कि वो कौन से विजुअलाइज एड्स होते हैं, मतलब आपने कोई चीज़ दिखानी हो, जैसे कोई भी पिक वगैरह वो उसमें विजुअलाइज एड वगैरह डालनी होती हैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह में, तो उसके लिए कौन से रूल्स होने चाहिए। तो मेक योर एड विजुअली नीट एंड अट्रैक्टिव, मतलब वो नीट होने चाहिए और वाज़े तौर पर वो, और जो आप अपनी ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हो उसको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, while it is important for you to eliminate unnecessary details from your visuals, and it is also critical to include labels for the content, कहते हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप जो भी अननेसेसरी जो ज़रूरी डिटेल नहीं है वो आप विजुलाइज जो ऐड होते हैं आप उसमें ना ऐड करें, और क्रिटिकल टू इंक्लूड लेबल्स फॉर द कंटेंट, जो क्रिटिकल कंटेंट होगा उसको डालें, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, excessive यूज़ ऑफ मॉडिफायर समटाइम क्रिएट्स एम्बिगुइटी, क्रिएट कर रहा होता है, मतलब गैर वाज़ेह तौर पर वो चीज़ का नज़र आना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, द टेक्निक इज़ यूज्ड इन पैराग्राफ डेवलपमेंट टू प्रोवाइड अ फिजिकल पिक्चर और फंक्शनल व्यू ऑफ द सब्जेक्ट, कहते हैं कौन सी टेक्निक है जिसमें आप अपने पैराग्राफ की प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें फिजिकली पिक्चर और उसके फंक्शनल व्यू ऑफ द सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, he likes cricket and playing football, the given sentences are example of non-parallel comparison है, मतलब वो एक पर्सन है क्रिकेट और वो खेलना लाइक करता है, लेकिन वो खेलता क्या है, फुटबॉल खेलता है, तो ये एक नॉन पैरेलल कंपैरिजन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, एनालॉजी कैन बी डिफाइंड एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एन अदर्स, जब ऐसे सब्जेक्ट के जो है उसकी वजाहत करना और उस प्रोसेस को दूसरे के साथ हवाला देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, from the following pairs of sentences select the one which contains strengthening modifiers, कहते हैं कि इसमें से आपने देखना है कि दो पेयर ऑफ सेंटेंसेस जिसमें से आपने सिलेक्ट करना है और कंटेन करना है उसमें से कौन सा डेंडिंग मॉडिफायर है। while John was talking on the phone the doorbell rang, तो ये डेंडिंग मॉडिफायर मतलब वो कॉल पे बात कर रहा है और डोरबेल रंग कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, इसमें से देख बताना कौन सा पंक्चुएटेड करेक्टली है। द चेयरमैन आस्क्ड, इसके बाद इन्वर्टेड कोर्स आएगा, वाई आर आवर प्रॉफिट डाउन, मतलब चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट क्यों डाउन गया, तो क्वेश्चन मार्क है जो इन्वर्टेड कॉमर्स यूज होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, फॉर मैनी राइटर्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द राइटिंग एक्सपीरियंस इन द वे, कहते कि बहुत ज़्यादा राइटर होंगे जो जिनके लिए एक बेहतरीन पार्ट होगा राइटिंग करने का और उनको तजर्बा मिल रहा होता है, तो बिगनिंग स्टार्टिंग में उनको क्योंकि राइटिंग करने का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो उन्हें अपनी वो जो मिस्टेक्स होती हैं तो फिर पता चलता है जब लोग भी निकाल रहे होते हैं। इसके बाद वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ड फ्रॉम कंसाइज प्रोज, तो ये एक्टिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ कैन यू करेक्ट अ कॉमा स्प्लाइस एरर, तो आल ऑप्शंस, तो यहाँ पर तो राइट आंसर मैंने किए, तो आल ऑप्शंस इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, which of the following error does a sentence contain when it has long string of modifiers or non, कहते कि वो कौन से मतलब एरर होते हैं जो सेंटेंस के अंदर आपको एक लॉन्ग स्ट्रिंग दे रहे होते हैं जिसको आप मॉडिफाई करना और नॉन्स के लिए मुश्किल हो जाता है, मतलब उसमें एरर आ रहे थे कि स्टैक मॉडिफायर्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो यहाँ पे डेविड वॉन द फाइट इवन दो ही वॉज सिमिलर स्मॉलर इन साइज, कहते कि डेविड ने अपनी वो जो लड़ाई कर रहा था वो जीत ली, इनफैक्ट ये कि वो छोटा था, साइज उसका कम था, हाइट कम थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, द लेंथ ऑफ एन एनालाइज रिपोर्ट डिपेंड ऑन, तो कहते हैं कि एनालाइज रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ डिपेंड कर रही होती है, द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ द एनालाइज, मतलब उसकी टाइप क्या थी
और उसको कैसे एनालाइज किया जा सकता था, उसको कैसे तजिया किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 48 है अपेंडिक्स ऑफ एन, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आ जाता होता है। अपेंडिक्स ऑफ एन एनालाइज रिपोर्ट यूजुअली इनक्लोज, तो इसमें आर ऑप्शन आएंगे, कंफर्म इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है विच टर्म इज यूज फॉर सेंटेंस दैट कंटेन मोर इंफॉर्मेशन दैट आ रीडर कैन इजीली फॉलो। देखिए इसमें कौन सी टर्म्स होती है सेंटेंस के अंदर जो आप जुमला बना रहे होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन जो होती है, जो भी मालूमात होती है, रीडर इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ओवरलोडेड जो सेंटेंस होते हैं ओवरलोडेड वो यूज़ किए जा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट सेंटेंस को फॉलो करना है। अ स्मॉल पीस ऑफ पाई विल डू नो हार्म टू योर डाइट, तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 41 है द प्रेसिडेंट एज वेल एज सेवरल अदर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ आवर प्रपोजल, तो टॉप लेवल होता है, तो ये अप्रूव, टॉप लेवल में अप्रूव करना होता है इसको, सेवरल जो अदर एग्जीक्यूटिव प्रपोजल्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है द टाइटल पेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये बैलेंस उसको किया जा रहा होता है, टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट उसको बैलेंस करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है द बॉस स्माइल्ड, तो एस वी है सब्जेक्ट और वर्ब इसमें यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है द फर्स्ट सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस के अंदर फर्स्ट सेंटेंस बताना चूज मोस्ट करेक्ट वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इन द पैसिव वॉइस। कहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको सेम चीज़ ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। द जॉब शी डैश फॉर द जॉब दे वर इंटरव्यूइंग फॉर, तो यहाँ पे है वॉज बीइंग इंटरव्यूड, तो यहाँ पर क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी हमने वॉज बीइंग इंट्रोड्यूस कर देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 45 है बॉडी इन्फेक्शन इज कंपेयर्ड विद एन इन्वेडिंग आर्मी ऑफ अटैकिंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एनालॉजी की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 46 है विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड है। चेयरमैन आस्क्ड, इसके बाद इन वर्ड कोर्स आर आवर प्रॉफिट ऑन क्वेश्चन मार्क कोटेशन जो है क्लोज हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन विल फॉर्म द बेसिस फॉर द हायर प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन, तो ये डिज़ाइन होते हैं जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है उसकी जो बुनियाद होती है सबसे ज़्यादा प्रिसाइज के स्पेसिफिकेशंस पे, तो ये डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशंस पे होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है well it is important for you to eliminate all necessary detail from your visualize ads, it is also critical to include labels for the constant, ये important होता है ताकि आप जो भी एड ज़रूरी डिटेल अपने विजुअलाइज एड्स में से निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 49 है स्पेसिफिकेशंस आर यूज्ड एज द बेसिस फॉर द टेस्ट प्लान्स एंड योर डॉक्यूमेंटेशन, तो ये डिज़ाइन होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खास होता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच शो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरेललिज्म, तो कहते हैं कि पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल है वो कौन से परफेक्ट है। स्टेटमेंट में पाकिस्तान ट्रेवल इंडस्ट्री इज सफरिंग एज वेल एज आ रिजल्ट ऑफ sluggish economy as stretch of hot weather and the chilling, तो ये इसका करेक्ट आंसर है इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट टेररिस्ट एक्टिविटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है इज एनीथिंग दैट लिंक्स वन सेंटेंस और पैराग्राफ के अंदर तो ट्रांजिशंस होती है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करवाने के लिए पैराग्राफ के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है इन प्रोनाउन केस द प्रोनाउन फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं जो प्रोनाउन के केस होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है इन प्रोनाउन केस द प्रोनाउन फंक्शन एज एन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्ट होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव होंगे प्रोनाउन के अंदर, अगर सब्जेक्ट हैं तो वो सब्जेक्टिव होंगे प्रोनाउन के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है इन प्रोनाउन केस द प्रोनाउन फंक्शन एज एन
प्रोसेसर, तो ये पोसेसिव होंगे। प्रोसेसर्स जो प्रोनाउन के अंदर होंगे वो पोसेसिव होंगे, उनकी मिल्कियत को जाहिर करेंगे किसी चीज़ का, जैसे फ्रूट्स वगैरह आप यूज़ कर रहे होते हैं। दैट्स माय पॉइंट। जैसे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, द टेबल ऑफ कंटेंट प्रोवाइड्स एन आउटलाइंस ऑफ एनालाइज रिपोर्ट फॉर रीडर्स हु डू नॉट विश टू रीड द इंटायर रिपोर्ट। कहते हैं कि वो कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट होता है जो आउटलाइन, मतलब वो उसको थोड़ा सा आउटलाइन किया होता है ताकि एनालाइज जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट को एनालाइज किया जा सके, ताकि रीडर को डोंट विश टू रीड द इंटायर रिपोर्ट, वो पूरी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट वो आउटलाइन जो कंटेंट किया होगा उसको पढ़ेंगे। तो ये ट्रू है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ पुअर। तो ये पुअर रिसर्च है, आपके पास इन्फॉर्मेशन कम है तो आप किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते, आपको कोई डिटेल चाहिए होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, इन पैराग्राफ राइटिंग इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेल्स अबाउट डिफरेंट हैपनिंग। तो ये नरेशंस होती है, जो वाला वगैरह दिया होता है किसी चीज़ के बारे में। पैराग्राफ को राइट करने के लिए आपको इवेंट कैसे डालने उसके अंदर, और आपको बता रहे होते हैं किस तरह वो डिफरेंट हैपनिंग कर रहे होते हैं, वाक़यात वगैरह जो भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, टू इंक्लूड्स डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस, टेबल्स ऑफ हार्ड डाटा, सिंपल इक्वेशंस एंड सो फॉर्थ। कहते हैं कि वो ऐसी मुतवान डेरिवेशन जो आप मैथमेटिक्स में देखते होगी, इक्वेशंस वगैरह होती हैं जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखते हैं। टेबल्स ऑफ हार्ड डाटा जिससे आप इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती हैं कंप्यूटर के अंदर, सिंपल इक्वेशंस जो होती हैं एंड सो फोर्थ की अपेंडिक्स होती हैं आपकी, वो स्टार्टिंग में से बताया होता है इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैराग्राफ कोहेरेंस। आर ऑप्शन है इसके कन्फर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, डू यू कंसीडर टू बी बेटर टीचर। तो इसका जो आंसर आएगा हु डू यू कंसीडर टू बी बेटर टीचर। तो होप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। रिमेंबर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।